हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल ज़ेनिथ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी अकाउंट्स के मीनिंग की, डेफिनेशन की, अकाउंट्स के नीड की, ऑब्जेक्टिव्स की और कुछ टॉपिक्स डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जिन लोगों ने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो पहले हमारी पिछली वीडियो इंट्रो वीडियो जरूर देखें। और फिर भी आज थोड़ी बहुत चर्चा उसी टॉपिक पे भी कर लेंगे जो आपका छूट भी गया है। हल्का सा शॉर्ट रिकैप कर लेंगे उन टॉपिक्स को लेके। तो हमारा पहला टॉपिक था जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसमें होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन याद करवाऊं आपको, डेफिनेशन में मैंने कुछ चीजें बताई थी। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner, and what it is, transactions and events which are in part at least of a financial character। यानी हम लोग अकाउंट्स में हर उस लेन देन, हर उस इवेंट का लेखा जोखा करते हैं जिन्हें कम से कम कोई हिस्सा तो जिनका पैसे से जुड़ा हुआ हो, और जिस बात को पैसे में नहीं बताया जा सकता उसे अकाउंट्स में भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसी बात के बारे में बात करते हुए हमने कहा था कि अकाउंटिंग में एक आर्ट सीखना होता है रिकॉर्डिंग करने का। अगर हम कहें गुड सोल टू राम, ये किसी साइंस स्टूडेंट या किसी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को दें तो वो एज इट इज लिख देगा गुड सोल टू राम। बट एज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे राम डेबिट टू सेल्स। यानी आपने केवल चार लेटर वर्ड यूज किए, राम डेबिट टू सेल्स, और आपने अपनी कहानी कह दी कि राम को उधार में सामान बेचा है, और नो वन एल्स कैन अंडरस्टैंड जिसने अकाउंट्स ना पढ़ी हो। तो ये एक आर्ट है जो अपन को सीखना होता है, रिकॉर्ड करने का आर्ट। और केवल रिकॉर्डिंग तो जर्नल एंट्री को बोलते हैं, लेकिन क्या जर्नल एंट्री से अकाउंट्स हो जाती है? तो जवाब है नहीं। जर्नल एंट्री के बाद करनी पड़ती है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन होती है लेजर पोस्टिंग। उसके बाद हमें करना होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, जो हम करते हैं समराइजिंग का काम। सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस एक ही लिस्ट में आ जाता है तो उसे बोलते हैं समराइजिंग करना। और उसके बाद रिजल्ट्स को प्रिपेयर करना, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे रिजल्ट्स निकलते हैं जिसको एनालाइज करते हैं। और क्या अकाउंटिंग यहीं खत्म हो जाती है? तो इसका जवाब भी है नहीं। अकाउंट्स का प्रोसेस तो तब खत्म होता है जब इसके यूजर्स को इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अकाउंट्स में क्या क्या हुआ था। एनीवेज, इन्हीं सारी बातों की चर्चा करते हुए फटाफट से देखते हैं कि अकाउंट्स के मीनिंग्स में कौन कौन सी बातें थी। तो अकाउंट्स में हमने डिसाइड किया कि अकाउंट्स के अंदर इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बेटा कौन सी ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है यहाँ पे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। यानी कि सबसे पहले तो ये बात पता लगाना कि कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल है तभी तो रिकॉर्ड करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी शॉप पे हमारे ताऊजी आए, हमने उनसे 2 घंटे बातचीत करी और वो चले गए, यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल से इन्वॉल्व नहीं है, इस बात का रिकॉर्ड ब्यौरा नहीं दिया जाएगा। बट वहीं हमारी शॉप पे फूफा जी आए और फूफा जी को हमने चाय नाश्ता करवाया और 2 घंटे बातचीत करी और वो चले गए, यहाँ पे चाय नाश्ता जो है वो फाइनेंशियल्स को इन्वॉल्व करता है और उसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं कि सर ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गए ना, आपने अपने रिलेटिव को कुछ खिलाया पिलाया। अरे बेटा, पर्सनल भी हुए तो दिए तो बिजनेस के गल्ले से ना, और अगर दिए हैं बिजनेस के गल्ले से तो रिकॉर्ड तो जरूर होंगे। तो ये वाला भी जरूर रिकॉर्ड होता है। तो द स्टेप वन क्या है अकाउंट्स में? मीनिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किस चीज का? आइडेंटिफाई करने का। क्या आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, वहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। अभी मेजरिंग क्या है? पता है, किसी भी चीज को पैसे में तोल के ही बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी कोई किराना स्टोर है, आपने किसी ग्राहक को 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 1 लीटर तेल बेचा। तो क्या आप अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करेंगे 10 किलो आटा बेचा, 5 किलो चीनी और 1 लीटर तेल बेचा? नहीं। अकाउंट्स में इन सब चीजों की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, तो मेजर किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग दोज ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में बताना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इतना किलो या इतना लीटर सामान बेचा है। अकाउंट्स में आपको पैसे में तोल के बताना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स
जो हम बना रहे हैं अकाउंट्स, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। यानी सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है भी या नहीं, और जब ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मॉनेटरी तो है, तो आपने क्या चाय और बिस्किट नोट किया? नहीं, आपने चाय और बिस्किट की वैल्यू कैलकुलेट करी कि कितनी थी, और उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा। प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? आगे बात करते हैं। These records are classified into appropriate accounts. एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रिकॉर्डिंग के बाद? क्लासिफिकेशन का। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने क्या क्या चर्चा करी। तो सबसे पहले अभी रिकॉर्डिंग करी, आइडेंटिफिकेशन किया, रिकॉर्डिंग करी, अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया लेजर में पोस्टिंग करना, यानी कि राम से रिलेटेड बातें राम के पन्ने पे, श्याम से रिलेटेड बातें श्याम के पन्ने पे, और जो कैश की बातें वो कैश पे, सेल की बातें सेल पे। हर चीज के लिए एक सेपरेट पेज बना दो जिसको बोलेंगे अकाउंट, और सारे अकाउंट्स के बंच को बोलते हैं लेजर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। आगे बात करते हैं। आफ्टर क्लासिफिकेशन हम लोग समराइज करते हैं। अभी जब मैं डेफिनेशन डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था ना, लेजर पोस्टिंग के बाद अगला काम क्या होता है? अगला काम होता है क्लासिफिकेशन के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने का, समराइज करने का। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जिसमें सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस आ जाते हैं, चाहे डेबिट हो, क्रेडिट हो, असेट हो, एक्सपेंस हो, एनीथिंग। समराइज कर देना उसको, और जब समराइज हो जाता है, फाइनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू यूजर्स। जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तो यूजर्स को बताई जाती है कि इस साल हमने ये कमाया। जैसे आपके स्कूल का, कॉलेज का रिजल्ट आता है ना सेमेस्टर खत्म होने के बाद या ईयर एंड होने के बाद, और वो आपके पेरेंट्स को बताया जाता है, उसी तरीके से अकाउंट्स का रिजल्ट भी अकाउंटिंग के यूजर्स को बताया जाता है। और ये कौन होते हैं यूजर्स? ये आज ही की क्लास में चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक में। तो आप लोगों ने अगर यहां तक देखा कि हमने क्या स्टेप सुने, तो मैं आप लोगों को स्टेप्स की कहानी बताता हूं। आओ, इन स्टेप्स के अंदर हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस में नोट किया कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई क्या किया? कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है या नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? हमने आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मेजरमेंट किया। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीस। पहले तो ये देखा क्या वो ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है भी या नहीं, क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है भी या नहीं। अगर इन्वॉल्व है तो फिर हमने देखा कि मेजरमेंट कितने रुपीस में होगा। तो हमने मेजरमेंट के लिए यहां पे देखा रुपीस की टर्म्स में कि कितने रुपीस का होगा। देन हमने देख लिया अच्छा इतने रुपए के चाय बिस्किट आए हैं, तो हमने कर दी उसकी रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग जर्नल में। और जर्नल के अलावा होती है सब्सिडरी बुक्स, जैसे कैश बुक, सेल बुक, वो भी रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोगों ने अगला काम किया क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन हमने कौन से टॉपिक में किया? हमने जर्नल बनाने के बाद अगला काम किया लेजर क्रिएट करने का। जब लेजर भी बन गए, उसके बाद हमारा अगला काम हुआ समराइजिंग का। आप अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। समराइजिंग का काम हमने कहां पे किया? ट्रायल बैलेंस में। यानी अकाउंट्स आपकी डेफिनेशन अपने आप में आपको अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होना चाहिए। समराइजिंग के बाद हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए। फाइनल अकाउंट्स रिजल्ट्स लिखना है यहां पे हमें। रिजल्ट्स निकाले। और रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं? फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट जैसे कि ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, इस तरीके से। और इतना ही नहीं, एट द एंड
लास्ट काम हमने क्या किया? काम तब खत्म हुआ जब हमने लोगों को कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेशन, जब हमने लोगों को बता दिया, किनको? यूजर्स को, तब जाके अकाउंटिंग प्रोसेस पे फुल स्टॉप लगा। आई बात समझ में? तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी, इट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। ये टॉपिक हमने जो अभी डिस्कस किया है, ये क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो हमने ये चर्चा कर ली है, यहाँ पे बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अकाउंटिंग किस में डील करता है? अकाउंटिंग डील्स ओनली विद ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इस बात का मीनिंग क्या हुआ? अकाउंटिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स। हम थ्योरी में, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि पैसे में ही चीजों को बताया जाता है अकाउंट्स में। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको ना दो बातों को एक साथ बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरी लाइन पर लेते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है, आर नॉट रिकॉर्डेड, आर नॉट रिकॉर्डेड, इन्हें तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है। आओ मैं आप लोग को है ना दो एग्जांपल देता हूँ, जरा दो एग्जांपल ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि इनको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, और शायद मैं चर्चा करते रहूंगा इस कोर्स में काफी कुछ, कई बार हमें कोई एग्जांपल तो लेना होगा। तो हमारी है ना एक शॉप है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स की है ना। और हमारी एक शॉप है जो कि जेंट्स रेडीमेड गारमेंट्स की है, और वहां पे है ना मैंने एक भी सेल्समैन नहीं रखा हुआ। सोचो, बिना सेल्समैन के मेरी वो शॉप चल रही है, रेडीमेड गारमेंट्स की है, शॉप पे एक भी सेल्समैन नहीं है, और फिर भी शॉप शानदार चल रही है मेरी। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे सेल्समैन नहीं, सेल्स गर्ल्स रखी हुई हैं। और पता है, उनमें से एक सेल्स गर्ल्स में तो इतना उतना एफर्ट है उसके काम में, तो इतनी एक्सपर्ट है वो सेल्स के अंदर, कि एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक कोई आया, स्टूडेंट ही था कोई अपना, वो टी शर्ट लेने आया था, रेगुलर कस्टमर था अपना। तो वो टी शर्ट लेने आया, 200-250 रुपए की टी शर्ट अपन दे देते हैं, बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है 250 रुपए 400 रुपए के अंदर। तो वो लेने तो आया था कोई 250 रुपए की टी शर्ट कैजुअल, और लेकिन उसे वो सेल्स गर्ल ने कहा कि सर, हमारे पास विंटर कलेक्शन आ गया है नया नया। अभी तो खैर जुलाई का महीना था, तो विंटर में अभी टाइम था, तो लेकिन उसने कहा कि अभी विंटर कलेक्शन आ गया, आप ट्राई करें तो आप कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, उसने ऐसा कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसा ब्लेजर है जो शायद आप पे बहुत सूट करेगा, बहुत फिट आएगा। तो उसने कहा, उस स्टूडेंट ने, जो कस्टमर था हमारा, उसने कहा कि अरे मैं ले लूंगा बाद में, मैं तो आपके यहीं पे आता रहता हूँ, आप ले लूंगा, मुझे जरूरत, अभी तो समर्स है, अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट मैं जरूर आके लूंगा। उसने शी सेड कि आप एक काम कीजिए ना, ट्राई कर लीजिए, लेना ना लेना तो कोई बात नहीं, बस मेरी मर्जी, अपने मन के लिए कि हाँ शायद मेरे को सही लग रहा है कि आप बेस्ट फिट है आपके लिए वो। उसने ट्राई किया, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं, और उसने उस शर्ट को, उस ब्लेजर को ट्राई कर लिया, उस ब्लेजर को, एंड इट वाज एक्चुअली अ फिट। तो वो बहुत अच्छा फिट आया उनके लिए। तो शी सेड कि सर बाकी आपकी मर्जी है, आपको नहीं लेना रख सकते हैं, बट जैसा देखा आपने, मैंने कहा था ना कि ये आपके लिए पीस है और बहुत ही अच्छा बना है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं इसको आके ले जाऊंगा, आप मेरे लिए रख दीजिए इसको सेव। तो कहती सर कस्टमर्स तो आते रहते हैं रोज, किसी और को चला जाएगा। देन ही सेड कि हाँ कोई बात नहीं, कोई और दूसरा ले लेंगे। तो किसी तरीके से उसने उसको है ना इतना बातों में कर दिया कि अल्टीमेटली उसको वो ब्लेजर लेना पड़ गया। तो 250 रुपए का टी शर्ट लेने आया हुआ कस्टमर 2000 रुपए का ब्लेजर साथ में लेके गया। आप इस सेल्स गर्ल का टैलेंट देख रहे हो। खैर, इसके इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर्स इस तरीके से हमारे थे जिनको ये अपनी सेल के पॉइंट से बहुत ही ऊपर ले जाती थी। एक दिन क्या हुआ, ये सेल्स गर्ल छुट्टी पे चले गई, और जब ये छुट्टी पे चले गई तो उस दिन जो कस्टमर जो बंधे हुए थे, जिन्हें पता था कि वो जो मैडम है वो जो बताती हैं वो पक्का फिट आता है, वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है, तो वो जो बताती हैं वो खरीद लेते थे उनके सजेशन से। एक दिन वो छुट्टी पे चले गई। अब उस दिन क्या हुआ, कस्टमर्स जो आ रहे हैं, जो उनके रेफरेंस से भी आते हैं, हाँ मैम से लेंगे, आज वो आ रहे हैं, सामान देख रहे हैं, बट उन्हें पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, कलेक्शन सारा वही है दुकान के अंदर, बट क्योंकि वो सेल्स गर्ल नहीं है, तो आज मेरी सेल ही बहुत कम हुई। बाकियों ने कोशिश की अपने अपनी तरफ से बेचने का, लेकिन काफी काफी सामान नहीं बिक पाया। क्या आप मुझे बता सकते हैं आज मेरा नुकसान हुआ या नहीं?
सोच के बताइएगा, यस या नो, नुकसान हुआ या नहीं। जवाब हाँ या ना में, कोई तीसरा आंसर नहीं। अच्छा, अगर नुकसान हुआ तो क्या आप ये बता सकते हैं इसे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? सोच लिया, करेंगे रिकॉर्ड। अब जब आपने सोच ही लिया है कि करेंगे रिकॉर्ड, तो क्या आप बता सकते हैं कितने रुपए का रिकॉर्ड करेंगे लॉस, कितने रुपए का आज मुझे नुकसान हुआ? अरे मुझे जो नुकसान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कितने कस्टमर कितने रुपए का सामान ले जाते हैं ये तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। मुझे लॉस हुआ, ऑफ कोर्स लॉस हुआ कि मेरा सामान नहीं बिका, लेकिन सामान का ना बिकना पैसे का नुकसान तो नहीं है ना। और जिस नुकसान को पैसे में नहीं बताया जा सकता उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मॉनेटरी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं, वो आपको भाई बताता हूं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते, यानी जो ट्रांजैक्शन या जो नुकसान मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, बताया नहीं जा सकता, उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जैसा मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि ताऊजी आए, ताऊजी से 2 घंटे बात करी और वो चले गए। जब वो आके चले गए तो ऐसा कोई इवेंट ही नहीं हुआ जिसके अंदर पैसे का लेन देन, और जब हुआ ही नहीं पैसे का लेन देन तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब फूफा जी आए और उनके लिए मैंने चाय नाश्ता मंगवाया तो उसमें मेरे ट्रांजेक्शन्स में पैसे इन्वॉल्व थे और वहां पे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना था। यहाँ पे एक खास बात और भी थी जो यहाँ पे बतानी रह गई। अकाउंटिंग डील्स ओनली विद ट्रांजैक्शंस which can be expressed in monetary terms। यहां पर हम केवल उन्हीं चीजों का रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें पैसे में बताया जा सके, या फिर इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जिन्हें पैसे में तोल के बताया जा सके। जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर में मैंने एक सोफा सेट खरीदा, एक डाइनिंग टेबल खरीदी, तो क्या हम ये रिकॉर्ड करेंगे एक सोफा सेट एक डाइनिंग टेबल? नहीं, हम फर्नीचर रिकॉर्ड करेंगे और फर्नीचर की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next point is accounting provides quantitative financial information। ये बड़ी ही अच्छी बात है, यही इसकी लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे आगे, इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट। अकाउंट्स जो है ना ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, क्वालिटेटिव नहीं देता। फॉर एन एग्जांपल, हमारी जो कपड़े की शॉप है और हमारे पड़ोस में भी एक और कपड़े की शॉप है, पता है उस पड़ोसी की शॉप की सेल बहुत ज़्यादा है हमारे से, लगभग 2-3 गुना, जबकि हम दोनों का शॉप का साइज सेम है और एरिया भी सेम है, कस्टमर बेस भी सेम ही होगा जब एक ही जगह लोकेशन है तो, लेकिन उसकी सेल हमसे 2-3 गुना ज़्यादा है। ये उसकी अकाउंट्स बताती है कि सेल ज़्यादा है, लेकिन क्या सच में उसके कपड़े हमसे बेहतर हैं? नहीं। हम लोग अपने यहाँ पे कुछ अच्छे पीस रखते हैं तो हमारा कस्टमर हमारे पास प्रीमियम कपड़ा होता है तो प्रीमियम ही सामान लेके जाता है। तो बहुत रेयर केस में सेल एक दिन में 5, 10, 15, 20 ग्राहक आते हैं, जबकि उसके यहाँ पे वो उसने होजरी सेल लगा रखा है और क्या होता है पूरे दिन ग्राहकों का रश रहता है, 200-300 रुपए में सामान बिकता जा रहा है। तो यानी अकाउंट्स आपको सेल तो बता सकती है क्वांटिटेटिव टर्म में कि किसकी ज़्यादा हो रही है किसकी कम, लेकिन वो क्वालिटी में ये नहीं बता सकती कि किसके प्रोडक्ट में ज़्यादा दम है। आई बात समझ में? वो आपको सेल ज़्यादा है या कम है ये तो बता देगी, लेकिन किसके प्रोडक्ट में दम है ये नहीं बता पाएगी। तो अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है ना एक सर्विस एक्टिविटी है। जैसे कि डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर कोई सामान बेचता है क्या? नहीं ना। क्या वो मेडिसिन बेचता है? नहीं। कई बार आपको फ्री में जरूर दे देता होगा लेकिन बेचता नहीं होगा। डॉक्टर, एक केमिस्ट जो है वो एक ट्रेडिंग प्रोफेशन है, बट डॉक्टर का सर्विस प्रोफेशन है, लॉयर का सर्विस प्रोफेशन है, यानी हम लोग कुछ बेचते नहीं हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से अकाउंटिंग का काम क्या है, एक सीए का काम क्या है, ये एक सर्विस एक्टिविटी है, इसमें सर्विसेज देनी होती है, कुछ बेचना नहीं होता। Then we have, it provides financial information to various interested parties। अकाउंट इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग इंटरेस्टेड पार्टीज को, जिसके बारे में मैंने कहा हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। देन अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, यहां पे चर्चा करते हैं। पता है जब अपन अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उस डेफिनेशन में वर्ड आता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो आर्ट है, ये तो बात हमने डिस्कस कर ली पिछले लेक्चर के अंदर कि हाँ अकाउंट एक तरीका है जो सीखना पड़ेगा। राम डेबिट टू सेल्स हर कोई नहीं लिख सकता, आर्ट है सीखना पड़ेगा।
लेकिन ये साइंस भी है क्या? हाँ, हर वो चीज जिसमें फैक्ट्स छुपे हों, जिसमें लॉजिक्स हों, जो किसी रूल्स पे बेस्ड हो, वो हर चीज साइंस है। और अकाउंट्स के अंदर एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी विदाउट रूल्स नहीं की जा सकती। रूल्स तो आपने सुने ही होंगे और उन रूल्स के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, बट अकाउंट्स कैन नॉट बी डन विदाउट एनी रूल्स, हैंस इट इज ऑल्सो अ साइंस। देन इट इज अ साइंस क्यों है? बिकॉज इट फॉलोज सिस्टमैटिक रूल्स। क्योंकि ये क्या फॉलो करते हैं? रूल्स फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। और जब जो भी चीज रूल्स और प्रिंसिपल से फॉलो की जाती है वो पक्का साइंस होती है, साइंटिफिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म इट इज एन आर्ट। अब ये आर्ट भी है। क्यों है? कल भी हमने चर्चा करी थी। बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल। आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी, जजमेंट करना आना पड़ेगा, एक्सपीरियंस भी काम आएगा। जैसे कि मोबाइल खरीदा और मोबाइल में रिचार्ज करवाया, सिम डलवाई, रिचार्ज करवाया, अच्छा हो गया क्या 15-20 हजार का, 50 हजार का? लोग बोलते हैं ना, यार मोबाइल लेके आ गया, मेरे 50 हजार खर्च हो गए, 1.5 लाख खर्च हो गए। क्या मोबाइल का खरीदना खर्चा है क्या? नहीं है। मोबाइल एक असेट है, और मोबाइल का रिचार्ज, हाँ, वो एक एक्सपेंस है। तो इस बात का पता लगाना कि कोई चीज असेट है या एक्सपेंस है, ये भी कैसे पॉसिबल है? जब हम अपनी स्किल के थ्रू जजमेंट कर पाए। सब आर्ट ही तो है हमारा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स के अंदर केवल उन्हीं लेन देनों का तो लेखा करते हैं जो पास्ट में हो चुकी हैं। अकाउंट्स के अंदर फ्यूचर की बातों का लेखा जोखा नहीं होता। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्यूचर्स के लिए कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो हिस्टोरिकल नेचर का है, यानी कि वो घटना हो चुकी है तभी उसको रिकॉर्ड किया गया है। अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी तक हुई नहीं है तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। तो हिस्टोरिकल नेचर की है। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑलरेडी ऑकर्ड। केवल उन्हीं बातों का लेखा जोखा किया जाता है जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। अकाउंटिंग इज मॉनेटरी इन नेचर। तो जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही यहाँ पे कहा गया है, ये मॉनेटरी नेचर की है। अकाउंट्स में रुपीस में बात की जाती है, इसमें लीटर, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इनके बारे में बात नहीं की जाती। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक पॉइंट आराम से डिस्कस करते हैं, आप सुनते जाइए। सुनने से ज़्यादा चीज़ों का होता है। आप अगर इसको रीड करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आप रीड कर सकते हैं, बट चीज़ों को ज़्यादा समझने के लिए आप सुनिए, समझिए, है ना, बातों को, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओनली दोज इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड। ये बात हम कर चुके हैं। हम केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें पैसे में एक्सप्रेस कर सकें, रुपीस में बता सकें। इसके अलावा अकाउंटिंग क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी अकाउंट्स लगातार होता रहता है। ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि अच्छा 2 महीने हो गई, 6 महीने हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और फिर नहीं करनी होगी। नहीं, बिजनेस चलेगा ना जब तक, तब तक अकाउंट्स होगी। और बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है, तो फिर अकाउंट्स की भी लाइफ इनफाइनाइट हुई है। एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस continues throughout the life of the business। यानी अभी जो मैंने कहा, throughout the life of the business, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक अकाउंट्स चलेगी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। अकाउंट्स मेजरमेंट का प्रोसेस है। इसमें बार बार ये तो पता लगाना पड़ेगा कि कितने रुपए की रिकॉर्डिंग करनी है। इट मेजर्स इनकम। हमें मेजरमेंट करना होता है, इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, असेट्स कितने की लाए, और लाइबिलिटीज कितने की चुकानी है। हर चीज का मेजरमेंट करना पड़ता है। अकाउंटिंग फॉलोज द डबल एंट्री सिस्टम। इसके बारे में मुझे थोड़ी देर तक चर्चा नहीं करनी, जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। वैसे आप सब कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आपको पता ही है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, बट आई विल इंट्रोड्यूस इट लेटर। आगे, एवरी डेबिट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब ये पॉइंट तो आपस में
एक ही हैं कि हर डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होता है। हर कॉमर्स का स्टूडेंट ये बात जानता है कि कभी भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो पक्का कोई ना कोई तो एरर हुआ है। खैर, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कुछ, उनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। याद है मैंने आपसे कहा था, आप कौन हो, आपको याद है? आओ आज एक काम करते हैं। मेरे पास, आपने गाना सुना है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती हैं तेरी, सुना है? मैं आप लोगों की परमिशन चाहूंगा और मैं लाइव आप लोगों को हिप्नोटाइज करना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं मेरे हिप्नोटिज्म के लिए? मेरे पास ब्लू आइज तो नहीं है हिप्नोटाइज करने के लिए, बट ये ब्लू पानी की बोतल जरूर है। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको है ना इसकी इस ब्लू कैप को, आपको इस कैप पे फोकस करना है। ठीक है, मैं इसको ब्लैंक एरिया में ले आता हूँ। आपको केवल इस ब्लू कैप को फोकस करना है। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना, इस पे एक ब्लू सर्कल बना देते हैं। तो अब मेरे पास ब्लू आईज है। हम्म तो अब आपका फोकस होना चाहिए ब्लू आईज पे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आप लोग को मेरे साथ कुछ करना है। और क्या करना है, आपको फोकस करना है ब्लू आईज पे, क्योंकि आपको पता है ना ब्लू आईज क्या करती हैं, हिप्नोटाइज करती हैं। और मैं आप लोगों से परमिशन चाहता हूं कि क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं आप लोगों को हिप्नोटाइज कर दूं? तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस। आपको कहीं पे भी ध्यान नहीं लगाना, आपका सारा ध्यान केवल ब्लू आईज पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोकस। अब आप धीरे धीरे इन्हीं दोनों आईज के अंदर फोकस कर चुके हैं। अब से आप मेरे वश में हैं और अब से जो मैं कहूंगा वही फील करने वाले हैं। क्या आपको यहाँ पे एक स्माइली चेहरा नजर आ रहा है? बोलिए हाँ। आपको यही स्माइली चेहरा सैड में नजर आ रहा है? बोलिए हाँ। इसका मतलब आप मेरे वश में हैं। आज से, अभी से, जैसा मैं कहूंगा आप लोग वैसा ही मानने वाले हैं। आज से, अभी से आप सब इंसान नहीं हो। आज से, अभी से आप सब बिजनेस हो। आज से, अभी से आप सब बिजनेस हो। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आज से, अभी से आप सब बिजनेस हो। कम बैक। आइए जरा बात करते हैं, क्यों हमें ये मानना जरूरी है कि हम बिजनेस हैं। जब तक हम ये मानेंगे ना कि हम इंसान हैं, हम अकाउंट समझ ही नहीं सकते। अकाउंट्स को समझने के लिए कभी भी ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही नहीं चाहिए। आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए वो बिजनेस का रखना चाहिए। जिस दिन आप अपने आप को ओनर छोड़ के बिजनेस मानना शुरू कर देंगे, अकाउंट्स के 99% एरर्स कॉन्सेप्चुअल जो हैं वो आप खत्म कर देंगे। मैथमेटिकल एरर्स के लिए आपके पास कैलकुलेटर हमेशा अवेलेबल है। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना ह्यूमन का नेचर है, वो अकाउंट्स को भूल जाता है। तो आपको, हाँ निशा, हमारी क्लास कल ही स्टार्ट हुई है, लास्ट क्लास परसों थी एक इंट्रो क्लास, और आज से हमारे पास लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं।
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को बनाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा इट एम्स टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम प्रॉफिट या लॉस का पता लगाएं। हर बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट लगाना। कहते हैं ना जिंदगी में कुछ भी भूल जाना लेकिन मकसद मत भूलना। और मकसद यानी कि क्या होता है किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव? प्रॉफिट या लॉस का प्रॉफिट कमाना। और उस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस बात का पता कैसे चलता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये कि क्या हमें गल्ला देख के पता चल जाता है कि गल्ले में अगर 3,000 रुपए रखे हैं तो हमने पूरे साल में 3,000 कमाए हैं? नहीं। कैश देख के कभी ये नहीं कह सकते कि हमारी कमाई कितनी हुई है। कमाई कितनी हुई है अगर ये पता लगाना है तो आपको बनाने पड़ेंगे अकाउंट्स। ओके। इट डिटरमाइंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और अकाउंट से क्या पता चलता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटस का पता चलता है। कल हमने बात करी थी ना कि विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या को देख के सब लोग क्या समझते हैं? अरे बहुत अमीर है यार, इतनी कंपनीज, इतना ऐशो आराम, कितना कुछ है। लेकिन आप जानते हो अगर विजय माल्या की बैलेंस शीट खोल के देखोगे तो उसमें असेट से ज्यादा तो लाइबिलिटीज हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे सर, असेट और लाइबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं। क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे नहीं, असेट्स को ओवर वैल्यू करके दिखाया हुआ है। अगर उसकी सारी असेट्स को बेच दिया जाए ना और फिर उसकी लायबिलिटीज चुका दी जाए, ही इज एन इंसॉल्वेंट। जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, कोर्ट उसे एडजर्न कर चुका है कि वो इंसॉल्वेंट है। अगर उसकी सारी संपत्ति बेच दे तो भी उसके सारे बैंक्स के लोन नहीं चुकाए जा सकते। यानी इतना अमीर दिखने वाला इंसान केवल दिखावटी है क्योंकि आपने उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगाया। और फाइनेंशियल पोजीशन आंखों से ऐसे नहीं दिखती, बैलेंस शीट से दिखती है। आई होप क्लियर होगा आपको। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट एंड आई लेट यू नो। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन इज शोन थ्रू बैलेंस शीट। मैंने अभी आपको बताया ना फाइनेंशियल पोजीशन कहां दिखती है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है बैलेंस शीट में। केवल असेट्स को देख के ही बैलेंस से स्टेटस का पता नहीं चलता ना। असेट के साथ साथ लायबिलिटीज भी तो देखनी पड़ती है कि सारा पैसा उसकी खुद की कैपिटल का है या लोन ले लेके उसने कर रखा है। आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड है, गाड़ी लेनी है, कोई बात नहीं, औकात नहीं है तो क्या हुआ, बैंक लोन दे रहा है ना। आपके पास, सबके पास लोन के मैसेज आते होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा आप में से जिसके पास क्रेडिट कार्ड और लोन का मैसेज ही ना आता हो। तो आजकल क्या है, आईफोन ले रहे हैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, चाहे हमारे पास 1.5 लाख है या नहीं है, बट स्टेटस सिंबल बना कि अच्छा आईफोन है। तो फिर 1.5 लाख रुपए कहाँ से आए? लोन से आए। तो बैलेंस शीट में आपको देखने में हाथ में आईफोन दिख जाता है लेकिन बैलेंस शीट बताती है कि इसके पास लोन भी है 1.5 लाख का जो चुकाना बाकी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता कहाँ से लगता है? बैलेंस शीट से लगता है। उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये इंफॉर्मेशन देती है अलग अलग लोगों को जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक में पढ़ने को मिल जाता है। वी विल डिस्कस इट एट दैट पॉइंट। इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने में ऑफ कोर्स अकाउंट्स काम आती है क्योंकि जो हिस्ट्री में बीत चुका है वो हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। अकाउंटिंग इंश्योर्स कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग के अंदर एक बात को इंश्योर करना पड़ता है कि क्या आप कानूनी कामों को भी, कानूनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। क्या आप जीएसटी के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं अगर एप्लीकेबल है तो। क्या आप टीडीएस टाइमली काट रहे हैं अगर एप्लीकेबल है तो। क्या आप काटे हुए टीडीएस को सरकार को जमा करवा रहे हैं अगर एप्लीकेबल है तो। यानी अगर आपके ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल है तो उसे भी अकाउंट्स में इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो केवल डेबिट क्रेडिट पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। आपको साथ में जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट कॉर्पोरेट टैक्स, सारे टैक्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि सारे लॉज भी अकाउंट्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि मुझे अकाउंट्स तो आती है, टैक्सेशन नहीं आती, क्योंकि एग्जाम्स में अकाउंट्स भी आएगी और टैक्सेशन भी आएगी। तो आपको सबको मिल करके रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। इट हेल्प्स प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस। ये हेल्प करती है प्रॉपर कैलकुलेशन करने में टैक्सेस का। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना कि सरकार ने इनकम टैक्स मांग लिया या जीएसटी इतना रुपए जमा करवाया। बात बताओगे सरकार को ये बात कैसे पता चले कि इनकम टैक्स के लिए कि मैंने कितने रुपए कमाए हैं? हाँ। अच्छा, सेल टैक्स, जीएसटी को सेल टैक्स बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि जीएसटी पहले सेल टैक्स होता था। सरकार को ये कैसे पता कि सरकार को मुझसे कितना सेल टैक्स चाहिए? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सरकार को ये बात कैसे पता चलेगी कि सरकार को मुझसे कितने रुपए का सेल टैक्स यानी कि कितने रुपए का जीएसटी चाहिए? आई एम मीटिंग। आप कमेंट करके बता सकते हैं लाइव। एनी आइडिया, एनी गेसेस?
चलो मैं बताता हूं। सरकार को सेल्स की डिटेल हम ही तो देंगे। जब हम सरकार को सेल्स बताएंगे पूरे अकाउंट्स दिखा के कि पूरे साल में इतने रुपए की सेल करी है या पूरे महीने में इतने रुपए की सेल करी है और इस पे 5% का या 18% का टैक्स लगता है, तभी तो सरकार कहेगी अच्छा अच्छा इतनी सेल करी, चलो लाओ 18% ले आओ। 2 लाख की सेल करी है, चलो 36,000 रुपए का जीएसटी जमा कराओ। तो यानी कि टैक्स की कैलकुलेशन करने में भी तो अकाउंट्स ही काम आएगी। अगर हमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा तो टैक्स की कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे? आई होप इट इज क्लियर। देन इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। जैसा कि कल भी मैंने चर्चा करी थी कि क्या आपके 12th के रिजल्ट को 10th के रिजल्ट से कंपेयर किया गया था या नहीं किया गया था, या 12th का रिजल्ट आने से पहले ही ऐसा कह दिया था या नहीं कहा था कि 10th में तो 80 थे, इस साल 90 आने चाहिए। किया गया था ना। आपके पास के रिकॉर्ड्स को हमेशा आपके प्रेजेंट रिकॉर्ड से कंपेयर किया ही जाता है। आपकी पास्ट की सैलरी को फ्यूचर की सैलरी से भी रिकॉर्ड कंपेयर किया जाएगा। उसी तरीके से आपके प्रॉफिट या जो भी आपके रिजल्ट्स थे उनको भी अलग अलग साल के रिकॉर्ड से मैच किया जाता है कि आपने ग्रोथ करी है या नहीं करी। आई होप यहाँ भी सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई ऑनलाइन है तो आप मुझे डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज थम्स अप कमेंट करेंगे ओके। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनी डाउट्स? If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, okay. Let's move. Advantages of accounting. अकाउंटिंग के फायदे हैं क्या? अच्छा, एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, है ना। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं कि अकाउंट्स करने के फायदे क्या क्या हैं। अकाउंटिंग के फायदे हैं, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अरे भाई लिख लिया ना अपन ने, कागज पे लिखा कंप्यूटर पे लिखा, लेकिन लिख लिया ना। अब आज से साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब भी कभी देखना होगा तो क्या 20 साल बाद, 25 साल बाद याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं ना, आपने लिख के रखा हुआ है। आप जैसे उस डेट पे जाएंगे और उस डेट की एंट्री खोलेंगे आपको चीजें याद आ जाएंगी। अकाउंट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है लिख लिया, और लिख लिया तो याद रह गया। अब आपको मेमोरी में याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि परमानेंट रिकॉर्ड हो गया, आपने लिख लिया है। अब कभी भी 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद, 200 साल बाद देख सकते हैं आप लोग। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। अगर आप चीजों को लिख लेते हैं, देखना यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों बातें सेपरेट हैं। ये रिस्क को रिड्यूस करता है, किसके रिस्क को? फ्रॉड के रिस्क को, और दूसरा है एरर्स को। पहले फ्रॉड की बात कर लेते हैं। जैसे आप जाते होंगे ना डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, इस तरीके से काफी सारे ऐसे मेगा मार्ट्स बने हुए हैं, इस तरीके से जाते होंगे। क्या वहां पे मेगा मार्ट्स के ऑनर्स कैश काउंटर पे बैठते हैं क्या? नहीं ना, स्टाफ बैठते हैं, जूनियर स्टाफ। आप लोगों ने कभी भी किसी बड़ी कंपनी के ऑनर को खुद कैश काउंटर पे बैठे हुए देखा है? किसी भी बड़ी कंपनी तो छोड़ो, किसी बड़े नॉन बिजनेस या बड़े स्टोर की भी बात करें तो कोई खुद बैठता है क्या कैश काउंटर पे? नहीं। लेकिन अगर मैं सच सच आपसे पूछूं कि आपने कोई स्टोर खोला है या अगर घर में कोई बिजनेस भी हो, क्या आप काउंटर पे किसी और को बैठा देते हो? आई डोंट थिंक सो। आप लोग जल्दी से ट्रस्ट ही नहीं करते हो, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये आपके फ्रॉड को बचा सकता है। अगर आप कैशियर को बोल दोगे कि पूरे दिन में जो भी कैश कलेक्शन ये सिस्टम शो कर रहा है, शाम को मैं तो इसके हिसाब से कैश का टोटल तुझसे लूंगा, आपका फ्रॉड होने का डर बच गया, है ना। तो जब आपका फ्रॉड होने का डर बच गया, ऐसा क्यों हो पाया? कि उसने सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। अगर अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर फ्रॉड का चार्ज है, चांस है फिर तो फ्रॉड बच सकते हो। एरर्स यानी कि गलतियों से भी बचा जा सकता है। हो सकता है किसी को टोटलिंग कोई एरर हो गया हो, आपने उसको बिल बना के दिया, टोटलिंग का एरर था और आपने वो टोटल करके दे दिया। अब आप दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिल बना हुआ है, क्योंकि पेपर डॉक्यूमेंट है सामने। आप उसे 2 साल बाद भी देखोगे तो बता सकते हो अरे यार टोटलिंग में एरर हो गया था, तेरे इतने रुपए बनते हैं, कर सकते हो ना। यानी एरर से भी बचा जा सकता है। इट एक्ट्स एज अ एविडेंस इन लीगल डिस्प्यूट। जब सरकार, जब कोर्ट के कटघरे जाना होता है ना, तब आपकी जुबान काम नहीं आती, तब काम आते हैं कागज। आपने किसी से कितना लिया, कितना दिया, किसी भी बात का तब तक कोई प्रूफ नहीं माना जाता जब तक आप उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव ना कर। तो कटघरे में केवल कागज चलते हैं मेरे बच्चा। तो आप लोगों को यह भी पता है कि अकाउंट्स एविडेंस का काम करती है लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर। आई होप यहाँ पे भी कोई क्लियर होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग बिजनेस परफॉर्मेंसेस, ये हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। इट असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि अच्छा पास्ट में ये गलतियां हुई थी, आगे हमें क्या करना है। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक, किसी ने कभी ट्राई किया है क्या बैंक लोन लेने का? करके देखना, नहीं भी चाहिए हो ना तो एक बार बैंक जाके बात ही करके देख लेना और देखना क्या होता है। आपके पास इतनी कॉल्स आती है ना, लोन ले लो लोन ले लो, है ना, इस तरीके से। क्रेडिट लेने की तो पक्का आती होंगे, क्रेडिट कार्ड भी एक बार को अगर क्रेडिट स्कोर सही हुआ तो मिल ही जाएगा, बट लोन के लिए कॉल्स तो बहुत सारी आती है, लेकिन लोन अप्रूव होता है क्या, कभी ये ट्राई करके देखना। बहुत झमेले हैं, ये कागज वो कागज, 2 साल के अकाउंट, 3 साल के अकाउंट, प्रॉफिट वाले अकाउंट्स। केवल अकाउंट्स का बनना जरूरी नहीं है, उन अकाउंट्स का प्रॉफिटेबल होना भी जरूरी है, तभी लोन मिलेगा। और प्रॉफिटेबल भी कुछ एक रेशो मेंटेन होना जरूरी है। बहुत सारे रूल्स हैं जब आप लोन लेने जाते हो। तो कभी बिजनेस लोन चाहिए होगा ना, तब देखना डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनती है। तो बिजनेस को लोन देने में भी आप अकाउंट्स ही काम आते हैं, अगर अकाउंट्स नहीं बने होंगे तो लोन भी नहीं मिल पाता आपको। आगे देखते हैं। इट इनेबल्स कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस का, जैसे पिछले साल के रिकॉर्ड से या दूसरों के रिकॉर्ड से भी कंपैरिजन किया जा सकता है। देन लास्ट टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं इस क्लास का, फिर एक और क्लास रहेगी, आज ही हमारी एक और लाइव क्लास रहेगी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर एक और क्लास आज ही हमारी ऑल्टरनेट क्लासेस रखेंगे 2 आवर्स एवरी डे ऑन ऑल्टरनेट डेज, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स रखेंगे अपने पास। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंट्स की सीमाएं क्या हैं, क्या अकाउंट्स के फायदे ये हैं, या अकाउंट्स कुछ ऐसा है जो अकाउंट्स भी नहीं कर पाती है जिसकी समस्याएं हैं। तो जवाब यही है कि हर सिक्के के 2 पहलू हैं, तो अकाउंट्स के कुछ फायदे हैं तो अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे लिए। तो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये तो समझाया ही नहीं, जब तक ये नहीं समझाया तो फिर वो चर्चा कैसे करें कि ये क्या है। खैर एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना जब वो टॉपिक आएगा मैं रिकॉल करवा दूंगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। अभी क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री पे बेस्ड है। यानी कि आपको पता है मेरे दादाजी, आज से लगभग 5 साल पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई। डेथ होने के बाद जब ती की बैठक हो गई, सब गांव में बैठे हुए थे, तो पुराने कागज वगैरह खंगाले गए, उनके आधार कार्ड ये वो, तो प्रॉपर्टी के जो हमारी गांव में हवेली है उसके कागज मिले, और उन कागजों से पता चला कि हमारी जो 22 कमरों की हवेली है, उस हवेली की कीमत है मात्र 200 रुपए। 22 कमरों की हवेली, कीमत है मात्र 200 रुपए। ये हमें कहाँ से पता चला? जब हमने दादाजी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोली तो वहां पे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में बिल्डिंग मिली, और बिल्डिंग पे कीमत कितनी लिखी थी पता है? 200 रुपए। और कौन सी बिल्डिंग? वो हवेली, जिसके आज की डेट में ये जो हेरिटेज होटल वाले होते हैं ना, ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए देने को तैयार। उसकी कीमत कितनी लिखी है बैलेंस शीट में? 200 रुपए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस दिन आपने बिल्डिंग खरीदी उस दिन बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी? उन्होंने बिल्डिंग खरीदी थी मात्र 200 रुपए की, या बनवाई थी एक्चुअली तो टोटल 200 रुपए खर्च हुए थे, तो उन्होंने जर्नल एंट्री कर दी होगी उस जमाने में, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, और डेप्रिसिएशन कभी लगाया नहीं। पुराने जमाने की थी, बढ़िया हवेलियां बनी हुई आज भी वैसी की वैसी चल रही हैं। तो उन्होंने एक बार में लिख दिया बिल्डिंग डेबिट टू कैश, और वही ऐसा चलता गया, बिल्डिंग वही बिल्डिंग चलती जा रही है, हर साल बैलेंस शीट में वही बिल्डिंग वही बिल्डिंग वही बिल्डिंग, 50 साल हो गए, वो बिल्डिंग 200 रुपए की दिख रही है जिसकी मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है। अब बताओ क्या ये बैलेंस शीट हमारी सही फाइनेंशियल पोजीशन का बारे में बताती है? क्या ये बताती है कि हम 2 करोड़ के मालिक हैं? नहीं, बैलेंस शीट तो आपको बताएगी कि 200 रुपए के मालिक हो। यानी ये एक लिमिटेशन हो गई हिस्टोरिकल इन नेचर। इसमें जो दिखाया जाता है वो हिस्टोरिकल रेट्स पे बताया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट पे बताया जाता है, मार्केट वैल्यू का इसमें जिक्र नहीं होता है, ये एक समस्या है। उसके बाद इट डज नॉट कंसीडर करंट मार्केट वैल्यू, यही बात जो मैंने आपको बताई, ये करंट मार्केट वैल्यू से डील ही नहीं करता। मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए और बैलेंस शीट 200 रुपए बता रही है ना प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, थोड़ी देर पहली बात करी थी ना, जैसे मेरे कपड़े की दुकान पे बहुत ही अच्छा कपड़ा, बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, वो क्वालिटी को नहीं बताता। हमारे यहाँ का मैनेजर जो है बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत डेडिकेटेड है,
ये अकाउंट्स नहीं बता सकता। आपका अकाउंटेंट बहुत अच्छा काम करता है, आपका सेल्स गर्ल बहुत ही टैलेंटेड है, ये अकाउंट्स नहीं बता सकते। सेल्स पता चल जाएगी बट आपकी सेल्स गर्ल कितनी टैलेंटेड है ये पता नहीं चलेगी, तो ये बड़ा इशू है। उसके अलावा इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, केवल पैसे के बारे में ही तो रिकॉर्ड किया जाता है। क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं की जाती, मॉनेटरी रिकॉर्ड किया जाता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं की जाती है ना। कितना किलो बेचा, क्या अकाउंट्स देख के ये पता लगा सकते हैं कि आज टोटल कितने किलो चीनी बेची या आज कितनी शर्टें बेची, ये अकाउंट्स को देख के नहीं। हाँ, आजकल टैली सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर कुछ इस तरीके आ जाता है कि आप क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर हम बुक्स वाली अकाउंट्स की बात करें तो उससे क्वांटिटी मेंटेन नहीं होती है, उस अकाउंट्स के अंदर कहीं भी क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल जजमेंट इन मैनी केसेस। पर्सनल जजमेंट आप सब कॉमर्स में पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों को बेसिक आइडिया होगा, तो मैं एक चर्चा कर सकता हूं यहाँ पे कि पर्सनल जजमेंट क्या होती है। पर्सनल जजमेंट में अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के दो मेथड सुने आपने, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक अकाउंटेंट आता है, वो कहता है कि यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन मेथड एप्लीकेबल है, यही लगना चाहिए, इस असेट पे तो यही चलेगा। 2 साल बाद अकाउंटेंट चेंज हो जाता है, वो अकाउंटेंट कहता है हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड तो वो लोग यूज करते हैं जिनको आसान कैलकुलेशन चाहिए होती है, हमें डिफरेंट वाली पसंद है, हम WDV की अकाउंटिंग करेंगे। पर्सनल जजमेंट कहता है WDV लगेगा इस पे तो 10% नहीं 15% लगेगा इस पे तो। पर्सनल जजमेंट। कॉस्टिंग में मेथड सुना है आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के, फीफो मेथड, लीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या है ये सब पर्सनल जजमेंट है। आपको क्या लगता है कि आपके केस में फीफो लगता है या लीफो लगता है, जो आपको लगता है उस हिसाब से वैल्यूएशन निकाल लो, तो ये एक कमी है। हर अकाउंटेंट अपने पर्सनल जजमेंट से इन चीजों को वैल्यूज को चेंज कर सकता है। डिफरेंट मेथड्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। अरे भाई अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह WDV मेथड लगा दूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट सेम आएगा? प्रॉफिट छोड़ो, पहले ये बताओ क्या डेप्रिसिएशन सेम आएगा? अगर डेप्रिसिएशन सेम नहीं आएगा तो फिर प्रॉफिट कैसे सेम हो सकता है? मेरा प्रॉफिट भी तो अलग आएगा ना, तो रिजल्ट्स भी तो अलग दिखेंगे केवल मेथड चेंज करने की वजह से। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। क्या होती है विंडो ड्रेसिंग? आई होप सबको पता ही होगा। अकाउंट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाना या छुपा के दिखाना या जरूरत के हिसाब से चेंज कर देना। अगर आपको कंपनी की लिस्ट बनवानी है, मार्केट में IPO लेके आना है, तो आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे दिखाने पड़ेंगे। अगर आपको सरकार से टैक्स बचाना है, इनकम टैक्स जमा नहीं करवाना है, तो आपको प्रॉफिट कम दिखाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको विंडो ड्रेसिंग में क्या करना है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब केवल अकाउंट्स को छुपाना ही नहीं होता, प्रॉफिट को बचाना ही नहीं होता, प्रॉफिट को दिखाना भी विंडो ड्रेसिंग ही है। अकाउंट्स को सही ना दिखाना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर इन्फ्लेशन अनलेस एडजस्टेड। इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी हो गई है, इस अकाउंट्स तो कहीं देखता ही नहीं है, अगर जानबूझ के एडजस्ट ना किया गया हो। अदरवाइज डायरेक्टली तो अकाउंट्स में महंगाई को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आपने कोई सामान खरीद के रखा था, गोल्ड, आपने गोल्ड खरीदा था, आजकल तो गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। आपने गोल्ड और सिल्वर खरीदा था या सिल्वर खरीदा था 1 किलो, आज से लगभग 2-3 साल पहले 60-70 हज़ार के भाव में, अब 2.5 लाख 3 लाख के भाव चल रहे हैं। तो क्या वो मार्केट के रेट को एडजस्ट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। इन्फ्लेशन को, महंगाई को एडजस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे कर रहा था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बारे में मैंने काफी चीजें बीच में पेंडिंग छोड़ी, मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।